अगर आप सवर्ण तबके के हैं तो भी आप एक बार सोचिए ना कि क्या आपके पास वाकई इस बात के तर्क हैं कि कुछ जातियों के लोग कभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ही ना बन पाए, न्यायाधीश ही ना बन पाए, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। ये देश किसका है और किस तरह का लोकतंत्र है ये? तो भारत में सामाजिक न्याय की हत्या किया है ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ ने। भारत में जिन लोगों ने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, उन लोगों ने जाति उन्मूलन का कोई आंदोलन ऐतिहासिक खड़ा नहीं किया। जाति के खिलाफ खड़ा हुआ हर आंदोलन बहुजन तबके से समर्थन किया है, जाति को गलत माना है। राहुल सांकृत्यायन से लेकर के भगत सिंह को हम कैसे भूलेंगे। लेकिन ओवरऑल ड्रास्टिक चेंज में नेहरू तक को झुकना पड़ गया हिंदू कोड बिल के समय। अमेरिका अगर अपने हर संस्थान का सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स के जरिए यह तय करता है कि मीडिया में कितने ब्लैक हैं, कितने व्हाइट हैं, जुडिशरी में कितने हैं, सोशल स्पेस में कितने हैं, तो भारत में यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि न्यायपालिका में कितने जज दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं। कि आरक्षण नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। ये एक बहुत दिलचस्प टिप्पणी है और इस पर पूरे देश में विमर्श खड़ा होना चाहिए था। और जैसा कि हम जानते हैं, जब आरक्षण को लेकर के फैसला आरक्षण के पक्ष में होता है तो उस पर आंदोलन होते हैं, आत्मदाह की कोशिशें होती हैं। लेकिन जब आरक्षण की मूल संकल्पना के खिलाफ कोई फैसला आता है तो एक अजीब सी चुप्पी बौद्धिक जगत में और मेन स्ट्रीम स्पेस में होती है। तो मेरा मन था कि क्यों ना आरक्षण पर बात की जाए। और अभी मैं जो देख पा रहा हूं, देव प्रताप सिंह जी ने एक बहुत जरूरी टिप्पणी की है और यहीं से बात शुरू करते हैं। दरअसल आरक्षण शब्द ही एक खास तरह के विमर्श के खांचे में कैद हो गया है और यह माना जाता है कि आरक्षण कोई मांग रहा है और दूसरा एक वर्ग है जो दे रहा है। और इस मांगने और देने वाली भूमिकाओं के बीच जब जब टकराहट होती है तो भारत की पूरी मीडिया और पूरा विमर्श बदल जाता है। इसलिए ज्यादा सटीक शब्द है प्रतिनिधित्व। और संविधान की 14वीं अनुसूची, 15वीं अनुसूची और 16वीं अनुसूची तक में भी प्रतिनिधित्व का सवाल है। अनुच्छेद 15(4) जो भारत का पहला संविधान संशोधन था, 1951 में धारा 2 के तहत जोड़ा गया और इसमें यह तय किया गया कि भारत के पिछड़े, शैक्षणिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों को सामाजिक और शैक्षणिक हिस्सेदारी के तहत प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमें प्रतिनिधित्व के सवाल, हिस्सेदारी के सवाल के बतौर इस पूरे विमर्श को उठाना चाहिए ताकि जो देने और मांगने वाला एक खांचा बना हुआ है, इस मिथ को तोड़ा जा सके। हमेशा उच्च वर्ग को यह लगता है कि वो दे रहा है और जो पिछड़े तबके के लोग हैं और जो एससी और एसटी हैं, जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके लिए यह विमर्श किया जाता है कि वो मांग रहे हैं, जबकि यह पूरा विमर्श ही गलत है। ये आरक्षण मांगने और देने की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ विमर्श नहीं है। इसलिए प्रतिनिधित्व ठीक शब्द लगता है जो कि आरक्षण के लिहाज से संवैधानिक भी है। शीबा जी का एक सवाल आया है कि चाहती हूं ब्राह्मण द्वारा लोगों का जिनको वो नीची जाति समझते हैं इतना अत्याचार करने पर भी वो लोग एक क्यों नहीं है, जबकि इस शोषण में सरकार उनका साथ देती है। शिवा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, थोड़ा बात का सवाल है। मैं सोच रहा था पहले अवधारणा पे बात करते कि आरक्षण की अवधारणा क्या है, समझ क्या है, इसको लेकर के क्या क्या तर्क उठते हैं, आप क्या सोचते हैं। आपके जहन में सबसे पहले शब्द जब आरक्षण आता है तो आप क्या आरक्षण के लाभार्थी बन के सोचते हैं या आरक्षण के लाभार्थी न होने की वजह से उसके विरोध में ही सोचते हैं? निश्चित तौर पर दलित और आदिवासी तबके को जब आरक्षण दिया गया, और आदिवासी तबके को आरक्षण देने की प्रक्रिया में हमें जयपाल सिंह मुंडा का नाम नहीं भूलना चाहिए। दलित तबके और उसकी लड़ाई आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही थी। ज्योतिबा फूले और खास तौर पे ईवी रामास्वामी पेरियार
पेरियार ने दक्षिण भारत में जो आंदोलन किया और उन्हीं के दबाव में, पेरियार के दबाव में पहला संविधान संशोधन हुआ और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए ये सवाल आया। दिक्कत ये हुई कि आरक्षण हिस्सेदारी का सवाल है, प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो जब हिस्सेदारी आप कहते हैं तो हिस्सेदारी कहां आप चाहते हैं? हिस्सेदारी संसाधनों में, हिस्सेदारी सत्ता में, हिस्सेदारी जल जंगल जमीन में, हिस्सेदारी प्रतिनिधित्व किस जगह पर? यानी जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें हिस्सेदारी। ये देश किसका है? इस देश को कौन चलाए? इस देश को कौन कैसे चलाए? इस सब में भूमिका अगर देश के सभी तबके की नहीं है तो ये आइडिया ऑफ इंडिया के साथ ज्यादती है। इसलिए शिवाजी, आपके सवाल का फिलहाल जवाब यही है कि जब तक एक वंचित तबके को, जिसके साथ वंचना जाति के आधार पर हुई, जाति के आधार पर उनको चिन्हित करके सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी से वंचित किया गया, उनके भीतर यह सांस्कृतिक चेतना ही नहीं पैदा होने दी गई कि आपके साथ जो हकमारी की गई उसकी वजह जाति है, और जिसका शिकार सबसे ज्यादा अन्य पिछड़ा वर्ग हुआ। और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग आज भी इसीलिए जो हिंदुत्व की पूरी बाइनरी है, हिंदुत्व होने की चीज है, उसमें ज्यादा शामिल हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब तक वह चेतना नहीं आएगी तब तक एकजुटता नहीं आएगी, और एकजुटता के लिए ही कहा गया शिक्षित बने, संगठित रहे, संघर्ष करें। तो शिक्षा एक बहुत जरूरी उपाक्रम है। कमल तिवारी जी कहते हैं सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल कमल जी, आपसे सहमत है कि जिस आधार पर, जाति संरचना के आधार पर, जब पूरे भारत में सदियों से, और एक बात शुरू में ही आपसे कहना चाहता हूं, जैसे ही आप आरक्षण शब्द देखते हैं, आरक्षण शब्द सुनते ही आपके जहन में आरक्षण शब्द सुनते ही लगेगा कि जाति के आधार पर आरक्षण। मेरा आपसे सवाल है, क्या वाकई भारत में आरक्षण केवल जाति के आधार पर होता है? यह सवाल आपसे है। और अगर जाति के आधार पर आरक्षण होता तो फिर जाति के आधार पर आरक्षण मंदिरों में है कि नहीं? और आज जहां जहां हिस्सेदारी नहीं है, आरक्षण जाति के आधार पर कहां है? मंदिर में पुरोहित बनने से लेकर के गटर में घुस करके महिला साफ करने, इन दोनों में जाति के आधार पर आरक्षण है। पुरोहित एक तबके के लोग बनेंगे जो अपर कास्ट है, और महिला धोने का काम एक खास तबके के लोग करेंगे जो दलित तबके। इसलिए आरक्षण बाद में नहीं शुरू हुआ, आरक्षण दलितों को मिलने के साथ शुरू नहीं हुआ है, आरक्षण उसके पहले से चला आ रहा है। दूसरा, आरक्षण का आधार केवल जाति नहीं है, जाति के अलावा भी कई तरह के आरक्षण चलते हैं भारत में। मसलन एक बहुत प्रसिद्ध सा आरक्षण चलता है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके जो वारिस होते हैं उनको आरक्षण मिलता है। हर राज्य में अपने नागरिकों के आधार पर उस राज्य के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको अलग आरक्षण मिलता है। नौकरियों में, शिक्षा में, कई जगहों पर कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का आरक्षण मिलता है। सेना में जो लोग काम करते हैं उनके बच्चों को आरक्षण मिलता है। शारीरिक रूप से जो लोग विशेष रूप से सक्षम है उनको अलग आरक्षण मिलता है। भाषा के नाम पर कई जगहों पर अलग अलग आरक्षण मिलते हैं। और आरक्षण आर्थिक आधार पर ऑलरेडी मिलता है। मेडिकल कोटे, जहां से ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, आपने एक विमर्श सुना होगा ना कि आरक्षण अगर लागू हो जाएगा तो कम योग्य डॉक्टर मिलेंगे, उनसे इलाज कौन कराएगा? क्या आपने ये सवाल सुना है कि जो लोग मेरिट में नहीं आते हैं मेडिकल कोटे में, वो लोग डोनेशन की सीट से करोड़ों रुपए देकर के डॉक्टर बनते हैं? तो अगर वो काबिल होते तो वो मेरिट में आते, करोड़ों रुपए उनके पास है तो उन्होंने रुपए दे करके डोनेशन की फीस से मेडिकल का कोर्स पूरा किया। कभी आपने उन डॉक्टरों के बारे में यह विमर्श सुना है क्या कि वे अयोग्य लोग हैं, उनसे कौन इलाज कराने जाएगा? तो यह जो जातिगत मानसिकता है वो आरक्षण को खांचे में बांध कर देखती है। मेरा अनुरोध आपसे यह है कि आरक्षण को एक विस्तार में देखना चाहिए। यानी भारत में आरक्षण सदियों से चला आ रहा है। यह संविधान से या छत्रपति साहू जी महाराज से या ज्योतिबा फुले पेरियार की मांगों की लड़ाइयों से नहीं शुरू हुआ, जाति के नाम पर ही चला आ रहा है। तो जाति के नाम पर आरक्षण पहले से चला आ रहा है। आर्थिक आधार पर जो लोग आरक्षण यानी पैसे देकर के जो कुछ भी खरीद लेते हैं, जहां मौका नहीं मिला, काबिलियत कम हुई,
वहां वो लोग पैसे के दम पे खरीद लेते हैं, लेकिन वे अयोग्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपर कास्ट है या अपर क्लास है। तो इस तरह के आरक्षण के विमर्श को हमें अब जरूर ध्यान देना चाहिए। मनीष मौर्य जी कहते हैं, मुस्लिमों द्वारा कश्मीर सहित हर जगह पिछड़ों पर जुल्म का क्या उपाय है? मुझे नहीं लगता मनीष जी, बहुत दिक्कत है, इस विमर्श में दिक्कत है। मुझे नहीं लगता कि आरक्षण का विरोध मुसलमान कभी कर पाए होंगे या करते होंगे। क्यों करेगा आरक्षण का विरोध? आरक्षण का विरोध कभी मुसलमान ने नहीं किया। इवन पसमानदा मुसलमान एक ऐसा तबका है जो लंबे वक्त से, अब्दुल कयूम अंसारी का आपने नाम ही नहीं सुना होगा, असीम बिहारी का नाम नहीं सुना होगा, डॉक्टर एजाज अली का नाम नहीं सुना होगा, आपने मसावात की जंग नहीं पढ़ी, आपने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट नहीं पढ़ी जिसमें कहा गया कि मुसलमानों की हालत तो दलितों से बदतर है। और पसमानदा जाति के वे मुसलमान जो सांप्रदायिकता के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के साथ मुसलमानों, दलितों और इन लोगों को, ईसाइयों को, बौद्धों को तब आरक्षण मिला जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट को बीपी सिंह ने लागू किया। तो पसमानदा विमर्श कहां है? पसमानदा के लोगों की हिस्सेदारी नहीं है। तो मुसलमान, ये गलत नरेशन है कि मुसलमान आपके खिलाफ खड़ा है। मुसलमान अपने हक हुकूक के लिए लड़ रहा है। मुसलमान अपने यहां सैयदवाद के खिलाफ उसी तरह बोल रहा है, बेशक उसकी आवाज कम सुनाई दे, लेकिन वहां सैयदवाद ब्राह्मणवाद का पर्याय है। और मैंने फिर से नाम लिया अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, डॉक्टर एजाज अली और अली अनवर अंसारी ने बहुत खूबसूरत किताब लिखी है 2001 में, मसावात की जंग। और आप देखिए कि पसमानदा मुसलमान ये कहते हैं कि पसमानदा यानी जिसे हम हिंदी पट्टी के विमर्शों में या इधर बहुजन कहते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी। तो मुसलमानों में 85% तबका दलित, पिछड़े, आदिवासी मुसलमानों का है जो अपने यहां के सैयदवाद का शिकार है। और जब इस सांप्रदायिकता की आग खड़ी की जाती है, उस आग में एक तरफ कट्टर हिंदुत्व खड़ा होता है तो दूसरी तरफ कट्टर मुस्लिमवाद यानी सैयदवाद खड़ा होता है। और इसलिए उनके हक हुकूक की बात नहीं की जा रही है और वो सवाल छिपा हुआ है। इस पर लेकर के मुझे लगता है एक विमर्श खड़ा होना चाहिए। भाजपा हिंदू बोलकर वोट लेती है, फिर सरकार बनने के बाद हिंदू बोलकर ही वोट अधिकार छीन ले जाते हैं। ये वैचारिक भटका और धोखा है। बिल्कुल ठीक बात है। मंडल कमीशन के लिए जब आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय मंडल कमीशन बीपी सिंह ने 13 अगस्त 1990 को लागू किया। 15 अगस्त को उन्होंने भाषण दिया लाल किले की प्राचीर से और उन्होंने कहा कि देश के 90% तबके के पास एक गुस्सा उबल रहा है, वो कहीं नहीं है हिस्सेदारी में, इसलिए हमें उनको जगह देनी चाहिए। और उसके खिलाफ कमंडल का रथ शुरू हुआ जो सोमनाथ से चलकर अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर हमला करने गया। तो पूरा हिंदुत्व का नरेशन ही दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हक हुकूक, हिस्सेदारी की लड़ाई के खिलाफ खड़ा है। आज मुश्किल यह है कि पिछड़े, दलितों में भी एक तबका है जो हिंदुत्व का शिकार हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शिकार पिछड़े तबके के लोग हो रहे हैं। और इसीलिए देखिए आरक्षण का सबसे ज्यादा नुकसान पिछड़े तबके के लोगों का हो रहा है। आपने कभी खोजा है? आरक्षण 3 जगहों पर लागू है। 3 तरह के आरक्षण भारत में चलते हैं। शिक्षा में आरक्षण यानी पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन है। प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में आप चल के सोशल डेमोग्राफी देखिए, दलित, पिछड़े, आदिवासी तबके की नुमाइंदगी 0 है। ठीक इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब यानी वे सरकारी नौकरियां जिसमें सरकारी पैसा लगता है और निजी क्षेत्र में कोई आरक्षण नहीं है। और आप वहां जाकर देखेंगे कोई आरक्षण के न होने की वजह से दलित, पिछड़े, आदिवासियों का सोशल जो रिप्रेजेंटेशन है वो न्यूनतम है। इसलिए सोशल जस्टिस की लड़ाई को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ खड़ा होना लाजिम है। सोशल जस्टिस की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई अब बहुत संकुचित कर दी गई है और इसलिए ये सारी दिक्कत सामने आ रही है। मनीष मौर्य जी ने फिर एक सवाल किया। मौर्य जी, आपके मन में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में पिछड़ों को आरक्षण की चिंता है। मनीष मौर्य जी, मैं आपसे एक विनम्र सवाल करता हूं। देश के 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और उन सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसर 0 हैं। आपके जहन में ये सवाल क्यों नहीं आया? बीएचयू में ओबीसी की सबसे ज्यादा हकमारी हो रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखिए रिजर्वेशन कितना है। और जब 13 पॉइंट रोस्टर आया तो उसका विरोध कौन कर रहा था? मौर्य जी।
क्या मुसलमान उसका विरोध करने आए कि नहीं 200 पॉइंट रोस्टर नहीं होना चाहिए? 496 कुल कुलपति हैं देश में, 2018 का आंकड़ा बता रहा हूं मनीष मौर्य जी। 496 में से 6 दलित, 6 आदिवासी और 36 ओबीसी हैं। तो मौर्य जी, ओबीसी को कुलपति कितना होना चाहिए? अलीगढ़ और जामिया की चिंता जितनी आपको है, अगर उतनी चिंता देश के बाकी विश्वविद्यालयों को होती तो खोज के देखिए कितने लोग उसमें होते। इसलिए इस विमर्श में जाना मुझे लगता है कि खास तरह के विचार से आप प्रभावित हैं, इसलिए आप उस विमर्श में जाते हैं। ओंकार ओशो जी कह रहे हैं कि बिहार के दलित नेता थे मुंगेरी लाल जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समय उन्होंने ओबीसी रिजर्वेशन भी किया था बिहार में, मुंगेरी लाल कमीशन के बारे। बिल्कुल ठीक है, मैं तो उससे सहमत हूं और मैं ये कहता हूं कि बिहार में पिछड़े वर्ग के साथ अति पिछड़ा का कंसेप्ट है, दलित महादलित का कंसेप्ट है, और एक विमर्श समय चल रहा है कि क्या पिछड़े वर्ग के बीच विभाजन होना चाहिए कि नहीं। रोहिणी कमेटी, जस्टिस रोहिणी कमेटी बनी हुई है और उस कमेटी का रिकमेंडेशन है कि विभाजन होना चाहिए, अति पिछड़े लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं अब एक मंडल कमीशन की रिपोर्ट है, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जहां सिफारिशें हैं मैं उसका एक हिस्सा पढ़ना चाहता हूं। 13.5 मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति और समुदाय को कानूनी अधिकार है कि वह देश के शासन में हिस्सेदारी निभाए, ऐसी उसकी आकांक्षा भी होती है। किसी वजह से किन्हीं हालातों में ऐसा हुआ है कि देश के करीब 52% आबादी को सत्ता में हिस्सेदारी देने से करीब करीब इनकार कर दिया गया। अब इसमें जल्दी सुधार लाने की जरूरत है और इनको 27% आरक्षण देने की बात कही गई। पॉइंट नंबर 13.22 मंडल कमीशन की रिपोर्ट, हिंदू और गैर हिंदू ओबीसी यानी इसमें बाकी मुसलमान तबके के भी जो पिछड़े वर्ग हैं उनको भी शामिल करने की बात की गई है। आबादी, कुल आबादी की करीब 52% है। इसी के मुताबिक केंद्र सरकार के सभी पदों पर ओबीसी के लिए 52% पद आरक्षित होने चाहिए। यह लड़ाई है असली। लेकिन उसमें यह कहते हैं कि अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत आरक्षण की कुल मात्रा 50% के नीचे होनी चाहिए। इसलिए हम फिलहाल कानूनी बाध्यताओं को देखते हुए ओबीसी, यह आयोग ओबीसी के लिए 27% आरक्षण दिए जाने की सिफारिश करता है। यद्यपि अन्य पिछड़े वर्ग की असल आबादी इस आंकड़े की करीब दोगुनी है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट। अब सवाल मेरा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हुआ, जबकि संविधान की मूल भावना यह है कि आर्थिक आधार पर गैर बराबरी दूर करने के लिए आरक्षण कोई टूल नहीं है। आरक्षण की पूरी सैद्धांतिकी में कहीं भी आर्थिक भेदभाव नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक भेदभाव है। पिछड़ापन सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से दलित आदिवासियों को, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से ओबीसी को। तो आरक्षण की मूल भावना पर करारा हमला करके ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया गया और नहीं हो पाया, देश में लागू हो गया। अब आप सोच सकते हैं देश कौन चला रहा है। दूसरा सवाल मेरा, अगर ईडब्ल्यूएस लागू होने से 10% आरक्षण लागू होने से 50% की ओवर लिमिट क्रॉस हो गई है, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट के तहत ओबीसी को 52% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? और उसके साथ साथ मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि ओबीसी में डिवीजन करने की बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंकड़े होने चाहिए। और मैं इस बात से सहमत हूं और यह तर्क चलता है कि यादव, कुर्मी, कोयरी, ये सारे लोग ओवर रिप्रेजेंटेड और छोटी जातियों के, अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाया। सबसे अच्छा तरीका यह है, जनगणना कर लीजिए। और जैसे मैं यादव हूं, यादव कम्युनिटी के भीतर जिन जिन पदों पर ओवर रिप्रेजेंटेशन है उनमें से यादवों को कुछ दिन के लिए आरक्षण छीन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सिपाही में यादव ज्यादा हैं और आईपीएस बनने में आपने यादवों को रोक दिया तो यह न्यायपूर्ण है, यह तार्किक नहीं है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि पहली बात मेरी यह है कि अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 52% होना चाहिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट कहती है। और इसीलिए तो जाति जनगणना की बात की जाती है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी और जिम्मेदारी दे दीजिए, और ओबीसी में उसका हक उसको मिलेगा जो नीचे के तबके में रह गया। वैभव मौर्य जी कह रहे हैं ओबीसी के लिए सबसे खतरनाक हिंदुत्व है
ठीक बात है। अविनाश कुंवर, कितना भी नंबर पाने पर आप अपनी कैटेगरी में ही रहोगे। बिल्कुल ठीक बात है। अविनाश कुमार, अविनाश, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। उत्तर प्रदेश में इस समय यही हो रहा है। एक मैं उदाहरण देता हूं, ये कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको हॉस्टल चाहिए और आप ओबीसी हैं या एससी हैं और आपका जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ, तो आपसे प्रोफेसर बोलेगा कि अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी में आ जाओ, तो आप टॉप पे रहोगे और आपको रिजर्वेशन में आपको हॉस्टल मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी यानी आईएएस में और तमाम क्षेत्रीय नौकरियों में जो रिजर्व कैटेगरी के लोग अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करते हैं, उनको वहां से बाहर करके वो ये कहते हैं कि आप ओबीसी में हैं तो आपको आपकी चॉइस का जिला मिलेगा, आपके चॉइस का कैडर मिलेगा, आपके चॉइस का रैंक मिलेगी। ये सब तर्क दे करके 50% आरक्षण सवर्णों के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। इसलिए 50% आरक्षण में सबसे ज्यादा ओबीसी, बोलबम, कांवड़ ढोना, हिंदुत्व को अपने कंधे पर लेकर के चलना, खुद को द्विज कहना, ये सारे जो ओबीसी लोग करते हैं ना, छत्री कहते हैं अपने को, उन लोगों से मेरा सवाल है। आपकी आबादी 27% रिजर्वेशन मिला है और ओबीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट जो 1931 की जनगणना के आधार पर थी, वो कहती है कि 1931 के हिसाब से जो आंकड़े बनाए गए 1980 के आसपास, वो कहते हैं 52% अन्य पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आरक्षण मिला 27%। तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यानी अनारक्षित में आप क्वालिफाई करने से रोके जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हकमारी किसकी हो रही है? अन्य पिछड़े वर्ग की। और कांवड़ सबसे ज्यादा कौन ढो रहा है? कौन सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहा है? कौन हिंदू बना हुआ है? ये देखना चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि यूआर कैटेगरी के साथ सबसे ज्यादा ये काम किया जाता है कि वो अनरिजर्व्ड को रिजर्व फॉर अपर कास्ट कर दिया गया है। और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का उदाहरण देता हूं और पूरे डंके की चोट पर कह रहा हूं। लिखित परीक्षाओं में गुंजाइश होती है कि आप अपने मेरिट के दम पर यूआर कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी होने के बाद भी फाइट कर सकते हैं और आपको वहां पे जगह मिलेगी। लेकिन जहां जहां इंटरव्यू है वहां वहां यूआर कैटेगरी पर किसी दलित, पिछड़े, आदिवासी का अपवाद ही देखेंगे कि नियुक्ति होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों में देखिए, कई बार ये किस्सा सुनने को मिला कि यूआर की पोस्ट पर अगर ओबीसी, एससी, एसटी चला गया तो उनसे कहा जाता है ये रिजर्व कैटेगरी सीट नहीं, आप यहां क्यों आए? तो 50% आरक्षण पहले ही दिया जा चुका है। इसलिए जाति जनगणना वाला सवाल सबसे महत्वपूर्ण है। अंगद आजाद, जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय जाति को समाप्त किया जा सकता था या नहीं? मतलब मुझे नहीं लगता कि जिस समय संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे? राजेंद्र प्रसाद ब्राह्मण राष्ट्रपति बनने के बाद बनारस में जाकर ब्राह्मणों का पैर धुलते हैं। हिंदू कोड बिल पर सबसे ज्यादा नेहरू सहमत थे, लेकिन हिंदू कोड बिल का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया? कांग्रेस पार्टी के उस समय के ब्राह्मण नेतृत्व ने। गांधी शुरुआत में जाति के पूरे सवाल को उपेक्षित करते हैं और गांधी आखिरी में आकर कहते हैं कि अम्बेडकर न होते तो मेरी जाति की समझ न बदलती। जिस समय अम्बेडकर लड़ रहे थे, जिस समय संविधान बन रहा था, उस समय देश चलाने वाले लोगों में प्रमुखता थी अपर कास्ट की। और भारत में उच्च वर्ग यानी सवर्ण तबके का सबसे ज्यादा फायदा हुआ है आरक्षण और जाति व्यवस्था से। तो जाति व्यवस्था खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी? जिसने सबसे ज्यादा लाभ लिया है, जो सबसे ज्यादा ताकत में है। लेकिन आप कभी भी नहीं देखेंगे कि सवर्ण एकजुटता के बीच से कोई आंदोलन खड़ा हुआ हो कि जाति उन्मूलन करना है, क्योंकि सवर्णों ने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा भेदभाव किया है। ऐसा कोई आंदोलन आप नहीं देखेंगे। आप युवाल नोआ हरारी का एक किताब आपको पढ़नी चाहिए। और युवाल नोआ हरारी अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस समय आधुनिकता के समय दुनिया विज्ञान और तकनीक के जरिए सीधे स्टेशन वाली भाप की इंजन वाली ट्रेन पकड़ रही थी, उस समय भारत दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो वाला विज्ञान का उल्टी दिशा की ट्रेन पकड़ रहा है। युवाल नोआ हरारी होमो डेयस में लिखते हैं। यानी भारत में जाति उन्मूलन का सवाल हमेशा वंचित, शोषित तबके के बीच से उठाया गया है। इसलिए जाति तब तक नहीं खत्म हो सकती जब तक जाति को लेकर के वैसा आंदोलन कोई खड़ा ना हो जिसमें सवर्ण सबसे आगे आकर कहें कि नहीं, जाति व्यवस्था सबसे खराब व्यवस्था है। और एनिलेशन ऑफ कास्ट को पढ़ने नहीं देते। अंबेडकर को जातिवादी कहते हैं, फूले पेरियार को, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को जातिवादी कहा जाता है।
और अभी उनके नाम पर जो नेता बनते उनको जाति, तो जो जाति का शिकार रहा है वो जाति कैसे खत्म करेगा? तो उस सामाजिक संरचना में जाति खत्म नहीं की जा सकती थी उस समय, इसलिए वो जाति के नाम पर वंचना अभी भी चली आ रही है। संदीप जी पूछते हैं कि क्या आप समझते हैं न्यायालय में आरक्षण होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट में एक जगह बहुत साफ कहा जा रहा है कि जो भी सार्वजनिक निकाय या निजी निकाय अगर 1 रुपए भी, मैं उसे अपनी भाषा में कह रहा हूं, 1 रुपए भी सरकारी अनुदान से चलता है, उन सभी जगहों पर आरक्षण लागू होना चाहिए। याद रखिए, अगर 1 रुपए भी सरकारी पैसा किसी भी निकाय में लग रहा है तो वहां रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, लेकिन सरकारें लागू करती नहीं है। इस तर्क से मीडिया में भी आरक्षण होना चाहिए, इस तर्क से न्यायपालिका, आप क्यों नहीं आरक्षण देंगे? मीडिया में देखिए, आरक्षण शब्द भारत में चलता है, अमेरिका में उसके लिए एक शब्द चलता है डाइवर्सिटी, और अमेरिका में हर साल अपने यहां के हर संस्थान की सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाया गया है और उस पर आंकड़े निकाले जाते हैं। मीडिया है, सार्वजनिक जगह है, स्कूल है, विद्यालय है, न्यायालय है, और हर जगह वो डाइवर्सिटी देखते हैं। बावजूद उसके अमेरिका में नस्ल भेदी आंदोलन चल रहा है। भारत में ऊना हुआ, सहारनपुर हुआ, दलित घोड़ी चढ़ा तो मारा गया। हक हुकूक की बात छोड़िए, यूपी बिहार में इस समय किन जातियों के लोगों की हत्याएं हो रही हैं खुलेआम, और जाति के नाम पर वो हत्याएं हो रही हैं, जमीन कब्जे से लेकर के। भारत में जिन लोगों ने जाति के नाम पर सबसे ज्यादा फायदा उठाया है, उन लोगों ने जाति उन्मूलन का कोई आंदोलन ऐतिहासिक खड़ा नहीं किया। जाति के खिलाफ खड़ा हुआ हर आंदोलन बहुजन तबके से समर्थन किया है, जाति को गलत माना है। राहुल सांकृत्यायन से लेकर के भगत सिंह को हम कैसे भूलेंगे? लेकिन ओवरऑल ड्रास्टिक चेंज में नेहरू तक को झुकना पड़ गया हिंदू कोड बिल के समय। अमेरिका अगर अपने हर संस्थान का सोशल डाइवर्सिटी इंडेक्स के जरिए यह तय करता है कि मीडिया में कितने ब्लैक हैं, कितने व्हाइट हैं, जुडिशरी में कितने हैं, सोशल स्पेस में कितने हैं, तो भारत में यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि न्यायपालिका में कितने जज दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, पसमानदा है? मीडिया में जो देश के लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है, अगर वहां एक खास तबके की नुमाइंदगी नहीं है तो उस खास तबके की नजरिया क्या होगा? और मीडिया में बैठकर 9 बजे एक संपादक यह डीएनए टेस्ट करेगा, जिसका खुद का मैं और कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन खुद की समझदारी कितनी मुश्किल है कि वो कहता है कि भारत में आरक्षण जाति के आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। क्या आपने कभी किसी आर्थिक आधार पर भेदभाव होता है? हम जानते हैं कि पूंजी कम्युनिस्ट फिलॉसफी इसी जगह फेल हुई जब वो कहती थी कि पूंजीवाद आएगा तो जातिवाद टूट जाएगा। लेकिन हमारे यहां तो पूंजीवाद ने जातिवाद को नए सिरे से खड़ा कर दिया, और भारत में ब्राह्मणवाद के साथ पूंजीवाद का जो गठजोड़ है, इसने इसको और बुरा कर दिया। तो भारत में क्या हुआ कि मीडिया से लेकर के जुडिशरी से लेकर कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इसलिए सबसे अच्छा है कि जाति जनगणना हो जाए और हर एक पब्लिक फंडेड स्पेस में हर तबके की नुमाइंदगी होनी चाहिए। मेडिकल में आरक्षण की व्यवस्था है कि नहीं विवेक वर्मा जी? बिल्कुल है, लेकिन उसके अलग अलग प्रारूप है, और उसी प्रारूप में अभी सुप्रीम कोर्ट एक बेहद आपत्तिजनक फैसला देता है कि मौलिक अधिकार नहीं है। जाति के नाम पर शोषण आपका मौलिक अधिकार है, जाति के नाम पर भेदभाव आपका मौलिक अधिकार है, इंटरव्यू में कम नंबर देना आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति जाति के नाम पर आया तो वो मेरिटहीन है। जो डीएनए वाला ये सुधीर चौधरी बोल रहा है ना, डीएनए के सुधीर चौधरी ने कहा कि आत्मविश्वास नहीं आएगा, तो आत्मविश्वास आरक्षण से नहीं आएगा, हम भी जानते हैं, लेकिन जाति खत्म होने से आएगा। और खुद सुधीर चौधरी को यह सवाल पूछना चाहिए कि उसके जी न्यूज में कितने फीसदी दलित, पिछड़े, आदिवासी ब्यूरो चीफ हैं, एडिटर हैं, एडिटर इन चीफ हैं, संवाददाता हैं। तो जो खुद नुमाइंदगी नहीं करता वह यह दावा कर रहा है कि आत्मविश्वास नहीं आएगा। शीबा जी कह रही हैं कि सरकार चाहती है प्रतिनिधित्व मुसलमानों का, यहां तो बिना आरक्षण के भी उनको आगे कर देते थे। ठीक बात है। संदीप समदर्शी, कोलेजियम सिस्टम के आरक्षण का ही एक रूप है? बिल्कुल है आरक्षण, वही तो मैं कह रहा हूं। जैसे सिनेमा में आरक्षण चलता है कि हीरो का बेटा हीरो होगा, वकील होने में आरक्षण चलता है कि वकील का बेटा वकील होगा। और दीपक मिश्रा, तमाम लोग जो ये अभी हुए, इन सब के पिताजी लोग क्या थे? जज थे, सुप्रीम कोर्ट के जज थे। अभी अगली बार कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उनके पिताजी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं।
आरक्षण अपने लोगों के लिए सबसे सुटेबल उनका होता है। एक विभाग में 20 प्रोफेसर में 18 प्रोफेसर ब्राह्मण होंगे, उन्हें कभी इससे आपत्ति नहीं होगी। और 2 यादव, 2 कुर्मी, 2 पटेल, 2 कुशवाहा, 2 जाटव, 2 वाल्मीकि अगर आ जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि पूरा सिस्टम अस्त व्यस्त हो रहा है। कॉलेजियम सिस्टम निश्चित रूप से एक आरक्षण का प्रारूप है। बहुत शुक्रिया शशिकांत जी। राज बहादुर जी, हाँ ठीक है, एकजुट होने की बात आप भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं। ओबीसी का राहुल वज्रधर, ओबीसी का प्रतिनिधित्व 27% काफी है या कम है तो ये मैंने अभी मंडल कमीशन की रिपोर्ट दे दी, आप इसे पढ़िए। जितना हिस्सा है उतना हिस्सा मिलना चाहिए। उसके बाद और कोई सवाल? धीरज सैनी जी, लक्ष्मण भाई आज तो यह भी नहीं है कि सैयदवाद बहुत हिस्सा पा रहा है। आजादी के बाद पंत के कार्यकाल में ही बड़ी नौकरियां मुसलमानों के सफाई को सुनिश्चित की। धीरज जी बिल्कुल ठीक बात है। एक तर्क होता है ना, मतलब जैसे धीरज जी मैं एक तर्क से शायद मैं कुछ कह पाऊं। जब अति पिछड़े वर्ग के लोग ये सवाल उठाते हैं कि सबसे ज्यादा आरक्षण का लाभ यादव लिए, या दलितों में से आवाज उठती है कि जाटव लिए, आदिवासियों से आवाज उठती है कि मीणा लिए, जबकि हकीकत वहां भी ये जानते हैं कि यादव किसी भी 4-5 विश्वविद्यालय, कोई 10-5 विश्वविद्यालय ऐसे नहीं है जिसमें यादव एक साथ यादव, कुर्मी, कोयरी, पटेल विश्वविद्यालयों में कुलपति हैं, प्रिंसिपल है, प्रोफेसर है। उसी तर्क से हम ये मान सकते हैं, और मैं तो ये भी कहता हूं कि मुसलमान होने के नाते किन जगहों पर आपको नौकरी मिलती है, यहां तो जीना दुहाल है। जान पर ही बनाई हो तो निश्चित रूप से मुसलमान पहचान हावी है। लेकिन क्या यह तर्क पसमानदा को सही संतुष्ट कर पाएगा कि नहीं सैयदवाद का भी कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? पसमानदा तो ये सवाल करते हैं ना कि जितना भी प्रतिनिधित्व मिला वो सैयदों को मिला। बेशक आपके तर्क से वो बहुत कम है, हम इससे सहमत हैं। लेकिन जब उनका सवाल ये आता है कि मुस्लिम, जैसे हमारे एक मित्र हैं खालिद अनीस अंसारी ने कहा कि लिंचिंग के सबसे ज्यादा शिकार पसमानदा है। 300 लोगों की सूची बनाई और उन्होंने कहा लिंचिंग के शिकार सबसे ज्यादा पसमानदा है। तो सांप्रदायिकता हिंदू कट्टरवाद और मुस्लिम कट्टरवाद दोनों से चलती है, और इसमें जो नीची जातियों के लोग हैं, एक तरफ वो सैयदवाद का शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ वो ब्राह्मणवाद का शिकार हो रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि जितनी भी जगह मिली उनमें सैयदों को ज्यादा मिले। अब जब हम उसे लार्जर नरेशन में देखते हैं तब हम ये बेशक मानते हैं कि नहीं, मुसलमानों को ओवरऑल पूरे देश में प्रतिनिधित्व नहीं मिला, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जितना मिला है उसमें भी पसमानदा 0 है लगभग। इस तर्क से देखा जाए तो मुझे लगता है कि जितने अन्य पिछड़े वर्ग और दलित आदिवासी हैं उन सबको, चाहे वो मुसलमान हो चाहे जिनको, उनको उस तबके में शामिल करके और ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा करके, यानी 52%, 54%, 60% अगर उनकी आबादी तो 60% ओबीसी को आरक्षण दीजिए, और उस ओबीसी में हिंदू ओबीसी भी रहेगा और मुस्लिम ओबीसी भी रहेगा। ये ज्यादा व्यवहारिक पक्ष लगता है। प्रमोद सोनकर, आरक्षण को जब समाप्त किया जाता है तो ओबीसी विरोध क्यों नहीं करता है? क्या बताएं, अब ओबीसी अभी हिंदू बना हुआ है, हिंदू धर्म खतरे में है तो ओबीसी हिंदू को बचा रहा है। सोनकर जी अब यही कहा जा सकता है। सोनकर जी एक और जवाब मैं कहता हूं कि अंबेडकर कहते थे ना, पे बैक टू सोसाइटी। हमने, ओबीसी के लोगों ने अपने समाज के भीतर सांस्कृतिक चेतना पैदा नहीं की, और आज इस देश में सबसे ज्यादा अगर वंचना किसी की है तो ओबीसी तबके की है, और वही ओबीसी तबका सबसे ज्यादा हिंदूवादी मिथकों और हिंदूवादी माइथोलॉजी में शिकार है। ये इसकी मुश्किल है। दिनेश चंद भारती, रिजर्वेशन इज डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरी लाइक रेलवे कंपार्टमेंट, जनरल कैटेगरी। हाँ बिल्कुल ठीक, आपने बहुत अच्छा समझाया है। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, बेस्ड ऑन टोटल पॉपुलेशन ऑन कास्ट एंड कैटेगरी, बिल्कुल ठीक बात है। कुछ लोगों ने सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, पसमानदा को जनरल बोगी में ठूंस दिया है, एक के ऊपर एक सफर कर रहे हैं, और उन लोगों ने एसी बोगी, 3rd टियर, 3 टियर, 2 टियर, 1 टियर की बोगी को अपने कब्जा किया। थोड़ा बदलना होगा ना, अब उसकी लड़ाई चल रही है, देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण ना होने के कारण उसने 6 सदस्य कमेटी होती है जिसमें सवर्ण ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। हाँ ठीक बात है, मैं सहमत हूं। और मैं तो कह रहा हूं कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार 1 रुपए भी कोई अगर अनुदान सरकारी लेता है तो वहां आरक्षण लागू करना अवश्यंभावी है। देवेंद्र यादव कह रहे हैं, देवेंद्र यादव जी, की क्या ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर जैसे मापदंड जायज है? क्रीमी लेयर को एक तबका बहुत गलत मानता है और वो ये कहता है कि क्रीमी लेयर एक तबका तो ये कहता है कि ब्राह्मणों में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए। जिन जिन जगहों पर, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, मैं विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं, विश्वविद्यालय में सबसे ज्यादा ब्राह्मण भर गए, तो जिन जिन जातियों के ब्राह्मण भर गए हैं अब उनको वहां आने पर रोक लगा देनी चाहिए। यह है क्रीमी लेयर कि आप इसमें नहीं आएंगे, आप ओवर रिप्रेजेंटेटिव हो गए। आप ब्राह्मण 4% है पूरे देश में और विश्वविद्यालयों में 94% पदों पर ब्राह्मण कब्जा किए हुए हैं। तो ब्राह्मण कुछ दिन के लिए ये नौकरी छोड़े, चले चपरासी बने, चले कर्मचारी बने, क्लर्क बने, तमाम चीजों में, और जो बाकी सवर्ण है उनको मेरिट से आने दें। ओबीसी, एससी, एसटी तबका ये क्रीमी लेयर इसलिए लाया गया क्योंकि क्रीमी लेयर भी एक बहुत बड़ी बाधा थी। क्रीमी लेयर का नुकसान यह हुआ कि जैसे ही आप कहते हैं क्रीम, तो जो क्रीम है वो अपने तबके से बाहर हो जा रही है और वह क्रीम हमेशा हिंदुत्व के पक्ष में चली जा रही है, ये सांस्कृतिक चेतना के न होने की वजह से। इसलिए क्रीमी लेयर के प्रावधान को बहुत संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। विकास यादव जी का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग को मैंने अभी दूसरे भाषा में समझाया, अभी फिर से बताता हूं। मान लीजिए एक वैकेंसी निकली जिसमें 100 पद हैं। 100 पद में आरक्षण के लिहाज से आपके हिसाब से कितने पद हो गए? 49.5 वैकेंसीज रिजर्व कैटेगरी हो गई, 27% ओबीसी, 15% एससी और 7.5% एसटी। अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। अब आपने 100 नंबर के प्रश्न 100 वैकेंसी के लिए 100 नंबर का प्रश्न पत्र बनाया। 100 नंबर के प्रश्न पत्र पर आपने मेरिट बनाई कि 50 नंबर के ऊपर, देखिए रिजर्वेशन कैसे चलता है, मैं उसकी तैयारी करके आपको थोड़ा सा उसका आंकड़ा बताऊंगा। कि मान लीजिए आपने ये कट ऑफ बनाया और इस कट ऑफ में आप ऊपर से कट ऑफ ले आते हैं। अगर आपको 50 वैकेंसी लेनी है तो ओवरऑल जो मेरिट है उस मेरिट के हिसाब से ऊपर से आप 50 लोगों को चुनते हैं और उन 50 लोगों को यहां आके कट ऑफ रोक देते हैं कि यह यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हुए। अब उनमें जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं, अगर उनके नंबर इस 57 है, 60 है, 75 है, 80 है, तो वे सारे लोग यूआर कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। यानी वे भले ही परीक्षा फॉर्म में ओबीसी, एससी, एसटी भरे हों, लेकिन वो लोग इस पूरी कैटेगरी में यूआर पे सेलेक्ट होंगे। यानी इस यूआर में एससी, एसटी, ओबीसी भी काउंट होंगे, केवल ओबीसी नहीं और केवल यूआर जनरल नहीं। जैसे अब 50 सीटें आपकी भर गई, अब आप ओबीसी की कैटेगरी बनाएंगे जब, तो उतना नीचे ले आएंगे कि 27 लोग आ जाएं। ध्यान से समझिएगा, 100 में 27 ओबीसी को आरक्षण देना है तो यूआर की मेरिट के नीचे, यूआर की मेरिट के नीचे से ओबीसी की मेरिट की काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि यूआर की मेरिट के ऊपर जितने ओबीसी हैं वो यूआर में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। तो यूआर की कैटेगरी के मेरिट के नीचे से जब ओबीसी शुरू होगा और जिस नंबर पर आकर 27 लोग ओबीसी के पूरे हो जाएंगे, वहां ओबीसी के कट ऑफ डिक्लेयर कर जाएगी। ठीक इसी तरह से यूआर की मेरिट के नीचे से एससी की कैलकुलेशन शुरू होगा और जैसे ही 15 लोग एससी के आ जाएंगे वो एससी के कट ऑफ होगा। यूआर की मेरिट के नीचे से एसटी का कैलकुलेशन शुरू होगा और जैसे ही 7.5% लोग एसटी के आएंगे वो कट ऑफ एसटी का होगा। ये कहते हैं ओवरलैपिंग। अगर के कोई व्यक्ति ओबीसी, एससी, एसटी का होने के बावजूद यूआर की कट ऑफ के भीतर आता है तो वो यूआर में सेलेक्ट होगा, ना कि चूंकि उसने फॉर्म भर दिया है ओबीसी का तो आप उसे ओबीसी मानेंगे। इसी वजह से कई परीक्षाओं में आप देखते होंगे कि इस कैलकुलेशन में अगर 100 नंबर में 50 नंबर यूआर की कट ऑफ जा रही है तो 55 नंबर ओबीसी की कट ऑफ चली गई, 60 नंबर ओबीसी की कट ऑफ चली गई।
65 नंबर एससी की कट ऑफ चली गई। पता है ये क्यों होता है? क्योंकि ये ऊपर 100 से ओबीसी जोड़ते हैं और जहां 27 ओबीसी आ गए वहां ओबीसी को रोक दिया। यानी जो ओबीसी यूआर में आते थे उन्हें ओबीसी में रख करके उन्होंने यूआर की कट ऑफ 65 कर दी। और जाहिर सी बात है 27 लोगों को अगर चुनना है तो ओबीसी में 27 लोग 65 नंबर पद तक ही मिल जाएंगे। और अगर जनरल में अब आपने उसे यूआर को जनरल यानी सवर्णों के लिए आरक्षित कर दिया तो आपको 50 लोगों को चुनना है तो आपको नीचे कट ऑफ ले आकर के 55 पे ले आना है। तो ओबीसी की कट ऑफ चली गई 65 और जनरल की कट ऑफ चली गई 55। यह है भेदभाव। और इसके लिए कई तरह के तर्क चलते हैं। इसकी काट क्या ढूंढते हैं? वो काट ये ढूंढते हैं कि आपने फॉर्म में ओबीसी भर दिया है। भाई फॉर्म में ओबीसी भर दिया तो ओबीसी पैदा ही हो गए, तो यूआर का मतलब 50% रिजर्वेशन आरक्षण की बुनियादी सिद्धांत की अवहेलना है। दूसरा तर्क कि अगर आपने उम्र में छूट ली है, मसलन अगर आप पीसीएस कैटेगरी में हैं और अगर आपने ओबीसी की उम्र की छूट ली है तब आप यूआर में नहीं जा सकते। लेकिन अगर आपने उम्र की छूट या किसी भी तरह की छूट अगर आपने प्राइमरी में और सेकेंड स्टेप के एग्जाम में नहीं ली है तो आप ओवरलैप करके यूआर की कैटेगरी में जाएंगे। इसलिए सबसे ज्यादा आरक्षण के साथ भेदभाव होता है। धीरज सैनी जी का एक और कमेंट आया है। अभी तो शर्मनाक है कि मोदी ओबीसी के युवाओं से स्टेटस लगवाए जा रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। बिल्कुल ठीक बात है धीरज जी, इससे सहमत हूं कि जब तक हिंदुत्व को ओबीसी अपने कंधे पर ढोता रहेगा, कृष्ण का मंदिर बनाएगा, खुद को छत्री कहेगा, हिंदू धर्म का रक्षक कहेगा, तब तक इस देश में कभी भी सोशल जस्टिस नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा, हक हुकूक हिस्सेदारी नहीं होगी। और ओबीसी प्रोफेसर में 0 होगा लेकिन उसको चिंता नहीं होगी। ओबीसी मंदिर में पुजारी भी 0 होगा तब भी उसे चिंता नहीं होगी। बाकी और कोई सवाल हो तो आप लोग पूछिए, कुछ और रोचक बातचीत की जाए। आप कमेंट भी कर सकते हैं। आप आरक्षण का विरोध भी करते हो तो भी आइए। जब भी जातिवादी भेदभाव गहराता है जा रहा है, सैकड़ों जगह की खबरें तो हम तक पहुंच नहीं पाती हैं। वर्तमान की सरकार की मूल भावना ही यह है कि जिन्होंने हिंदुत्व के चोले में ढककर लोगों को, हाँ शिबा जी आपकी बात से बिल्कुल ठीक है धीरज जी, और आरक्षण तो गैर सरकारी क्षेत्र में संसाधनों में होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मंडल कमीशन ने धीरज जी एक बहुत दिलचस्प बात कही है कि अगर आप सार्वजनिक पैसा 1 रुपए भी लेते हैं ना तो आपको आरक्षण देना होगा। आप पैसा सरकार का ले रहे हैं, स्ववित्त पोषित के नाम पे चला रहे हैं, तो इसीलिए कोई प्राइवेट सेक्टर जैसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, निजी क्षेत्र कहीं नहीं है, वो सार्वजनिक क्षेत्र है। क्योंकि एक कंपनी लगाने के लिए राज्य जमीन, बिजली, पानी और तमाम तरह के कर में छूट देता है, हॉस्पिटल बनाने के लिए देता है, और आप वहां रिजर्वेशन नहीं लागू करते। एक इंस्टीट्यूट बनाते हैं, आप कोई भी चीज चलाते हैं, आप उसको सरकार आपकी मदद करती है। अगर सरकार मदद कर रही है तो वहां दलित, पिछड़ा, आदिवासी क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए आरक्षण की लड़ाई 2 जगहों पर तो बहुत जरूरी है, प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी के लिहाज से। एक भी रुपया सरकारी पैसा जहां भी लग रहा है उन सभी जगहों पर 100% पद आरक्षित होने चाहिए। 100% पद। जितनी आबादी सवर्णों की है उतनी आबादी में सवर्ण आए, और जितनी आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, पसमानदा की है उतनी आबादी में वे सारे लोग आए, तब जाकर के बात होगी। ढेर सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कुछ और कमेंट के जवाब दे पाऊं। हर्षवर्धन दावने जी कहते हैं देश के सवर्ण देश में समता नहीं चाहते, फिर देश में समानता कैसे आएगी जब तक सवर्ण अपना विचार नहीं। देखिए ना, मतलब हम शोषकों से कब तक ये कहेंगे। एक सवाल तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश में जिसके जहन में सबसे ज्यादा जातिवाद है वह सेकुलर और कास्टलेस माना जाता है। कभी आपने किसी सवर्ण को अपने अंडर रिसर्च कराने वाला हर व्यक्ति सवर्ण है, उसके सारे मित्र सवर्ण है, उसकी मित्रता सूची सवर्णों की है, सब कुछ सवर्ण है, लेकिन उसे कभी जातिवादी नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जिसने जाति बनाई उसने यह नरेशन खड़ा कर दिया कि जो इस जाति का शिकार है वे सारे जातिवादी। इसीलिए भारत में समानता की लड़ाई नहीं हो पा रही, क्योंकि जहां बीमारी है वहां इलाज नहीं हो पा रहा, और बीमारी जो बीमारी का शिकार है उसी को बीमारी का इलाज करने को बार बार कहा जाता है। इसलिए समानता की बात बहुत मुश्किल है। एक बहुत दिलचस्प कमेंट है नरेंद्र गोस्वामी जी का। आपकी पहली बात से मैं सहमत हूं, आरक्षण शब्द की बजाय हमें प्रतिनिधित्व शब्द पर जोर देना चाहिए, हिस्सेदारी शब्द पर जोर देना चाहिए, जो कि संवैधानिक है। ब्राह्मण सवर्ण का वर्चस्व ओबीसी के हिंदूवाद से, बिल्कुल ठीक बात है।
प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल्कुल सही जवाब है। आज अभी 2 बजे की बात है, गोरखपुर में दलित को ठाकुरों ने पुलिस के सामने गोली मार दी। यूपी में तो भाई दिन दहाड़े हो रहा है। यूपी में मुख्यमंत्री जब ये दागी हैं तो क्या कहा जाए, दलितों को, ओबीसी को, जबकि ओबीसी तबके से एक उप मुख्यमंत्री हैं यूपी में, पता नहीं बोल नहीं पाते लोग। वैचारिक खोखलापन है ये। देवी देवताओं पर विश्वास रखना चाहिए एससी एसटी ओबीसी के लोगों को। मैं तो कह रहा हूं कि पहली बात तो ये कि बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब इसका ये है कि धर्म निजी मामला है, तो मैं भी डिप्लोमेटिक जवाब दे दूं कि धर्म आपका निजी मामला है। लेकिन जब मैं पूरे वैचारिकी को देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि धर्म निजी मामला नहीं है। धर्म एक कल्चरल हेजेमनी है जो आपको मानसिक तौर पर गुलाम बनाए रखती है। इसलिए मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि धर्म की बजाय आपको लौकिक धर्म की तरफ लौटना चाहिए। कहां गए आप खोज करके बताइए कि पिछड़े आदिवासी कभी हिंदू धर्म के गिरफ्त में नहीं थे। आज वनवासी के जरिए आदिवासियों को हिंदू बनाया जा। दलितों के पास मंदिरों में घुसने की जगह नहीं थी तो वो हिंदू कैसे हुए? दलितों को अछूत बना दिया। हिंदू देवी देवता उनके नहीं थे, उनको अपने लोकल देवी देवता थे, तो दलित हिंदू नहीं था। ओबीसी जातियों के पास कृषक जातियों के बीच से लौकिक धर्म के लोग थे। कहीं डी बाबा हैं, कहीं सकाले बाबा हैं, कहीं फला माई हैं, कहीं ढका माई हैं, कहीं दरगाहें हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सब जाते थे। और 1990 के पहले तक ओबीसी, दलित, आदिवासी जगहों पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का प्रचलन इतना नहीं था। यह कमंडल आंदोलन के बाद हिंदू देवी देवता घर घर पहुंचाए गए, टीवी के जरिए रामायण पहुंचाया गया, रामलीलाओं की फंडिंग के जरिए घर घर आपको यह धर्म पहुंचाया गया। तो यह धर्म का पूरा खेल पिछले 30-40 साल में जितना बड़ा है इतना पहले नहीं था। तो धर्म एक बहुत बड़ी बाधा है सांस्कृतिक तौर पर। आकिब खान जी कह रहे हैं आरक्षण को लेकर लेफ्ट कभी मुखर तौर पर नहीं बोलता, क्या उससे आरक्षण विरोधी लोगों का ही बोलबाला है? लेफ्ट को लेकर के मैं एक बात कहूंगा कि लेफ्ट में कई डिवीजन है। लेफ्ट के भीतर अगर हम देखें तो सीपीआई सीपीएम का एक धड़ा है जिसको लेकर के आरक्षण का एक ट्रेडिशनल उनकी समझ रही है और वो लगातार ये दिक्कत करते रहे हैं कि आरक्षण को साफ तौर पे न किया जाए और ये सवाल चलता रहा, नो मंडल नो कमंडल, इस तरह की चीजें भी चलती रही। लेकिन लेफ्ट का एक तीसरा धड़ा है सीपीआई एमएल, और एमएल लगातार इस बात को उठाता रहा है कि आरक्षण की हक हुकूक और हिस्सेदारी, और एमएल ने अपने टिकट बंटवारे से लेकर अपने संगठन में हर तरह के लोगों को जगह दी है। एक बात से मैं सहमत हो सकता हूं कि जिस बीमारी का शिकार कांग्रेस बीजेपी रही उसी का शिकार लेफ्ट की तमाम पार्टियां रही हैं, क्योंकि उन पे टॉप लीडरशिप हमेशा अपर कास्ट की रही है। इस लिहाज से कह सकते हैं। पसमानदा मुसलमानों का क्या, मैंने बता दिया पसमानदा के बारे में। सिकंदर अली, सवर्ण लोग हमेशा ये फैलाते हैं कि आरक्षण वाले पढ़ाई नहीं करते, ऐसे टीचर प्रोफेसर बन जाते हैं। क्या सिलेक्शन के अलावा कोई छूट मिलती है आरक्षण लाभार्थियों को? कोई छूट नहीं मिलती। और प्रोफेसर बनने के लिए सबसे ज्यादा प्रोफेसर, ये देखिएगा कि कितने सवर्णों के बीबी, बच्चे, रिश्तेदार, नातेदार प्रोफेसर हैं। कितने लोगों ने अपने सवर्ण गुरु चेला करके प्रोफेसर बनाया, उन सबके पास क्या मेरिट थी? 3rd डिवीजन है गुरु के शिष्य, लेकिन गुरु के अभिन्न चेला हैं और झोला ढोते हैं, तो वो आज दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर के देश भर के विश्वविद्यालय में परमानेंट अपॉइंटमेंट किए हुए हैं और अपने एप्लीकेशन तक लिखने नहीं आता ढंग से। तो इस पर छोड़ दीजिए, मेरिट का तर्क ही झूठा है। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था, मेरिट, हमारे यहां का जो तर्क है, सोशल जस्टिस की फिलॉसफी ये कहती है कि मेरिट भीड़ के बीच से काबिल के चुनाव का प्रक्रिया नहीं है। हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था, हमारे यहाँ के मेरिट की संकल्पना भीड़ के बीच से बहुत सारे लोगों को बाहर करने की प्रक्रिया है, और थोड़े से लोग बच जाएं उन्हें हम मेरिटोरियस कहते हैं। जबकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें बच्चा अगर पढ़ने गया तो उसका सोशल बैकग्राउंड से सोशल डिस्क्रिप्शन नंबर नहीं है, जो जेएनयू में होता था। जेएनयू में आप किस तबके से आए हैं, अगर आपने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, तो जेएनयू ज्यादा नंबर देता है, आपको एडवांटेज देता है। अगर आप महिला हैं तो एडवांटेज ज्यादा देता है। अगर आप इन जातियों के हैं जिनका सामाजिक और सांस्कृतिक हिस्सेदारी बहुत शून्य है, उनको एडवांटेज देता है। तो आप कल्पना करिए कि एक मजदूर दलित का बेटा अगर 12वीं में 60% नंबर ले आए
और एक सवर्ण का बेटा जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ करके 70 नंबर ले आए, तो 60 और 70 को एक जगह रख करके अगर आप कोई एडमिशन दिलाएंगे तो ये जस्टिफाइड नहीं है और ये मेरिट का विरोध है। इसलिए आरक्षण के ऊपर सबसे ज्यादा हमला जिस मेरिट के तर्क से किया जाता है वो मेरिट का तर्क निहायत वाहियात, निहायत अतार्किक और असमानता पर आधारित है। इसलिए मेरिट वाली पूरी डिबेट को हमें चैलेंज करना चाहिए। उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में ओबीसी वर्ग से नहीं है। हाँ देखिए, ये 49% केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नहीं भाई, पूरे भारत के विश्वविद्यालयों में ओबीसी प्रोफेसर नहीं है, क्योंकि ओबीसी को वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलता। और कोई सवाल दिलचस्प? ओबीसी समाज क्यों नहीं जाग पा रहा है जो आरक्षण का विरोध करता है? ये तो दो तरह की चीजें हैं। ओबीसी समाज के भीतर जो इंटेलेक्चुअल वर्ग आया है वह सांस्कृतिक रूप से और बौद्धिक रूप से अपनी भूमिका निभाने में फेल रहा है। वह अगर फूले पेरियार मंडल कमीशन की रिपोर्ट को, राम मनोहर लोहिया, राम स्वरूप वर्मा, जगदेव कुशवाहा, चौधरी छोटू राम और तमाम लोगों के टेक्स्ट को अगर अपने तबके तक ले जाता और एजुकेशन देता ओबीसी तबके में, तब कोई बदलाव आएगा जब एजुकेशन होगा। तो बौद्धिक तबका यहां फेल हुआ है, राजनेता यहां फेल हुए कि वो कुर्सी के वोट बैंक तक सीमित हो गए, इसलिए राजनेताओं ने भी बड़े जोखिम उठाने बंद कर दिए। आरक्षण बचाने का ठेका यादवों ने लिया है और जाति क्यों नहीं बोलती? ऐसा कोई ठेका नहीं लिया। मैं तो दूसरी बात कहूंगा मनमोहन सिंह जी, आरक्षण के नाम पर अगर जैसे सबसे ज्यादा जनसंख्या आपकी है, सबसे ज्यादा आपकी जगह अगर है, मैं अभी डाटा नहीं है मेरे पास, मैं तो कह रहा हूं जाति जनगणना करके दिखाया जाए कि सबसे ज्यादा किसने लिया है, लेकिन अगर आप हैं ज्यादा संख्या में, तो आप ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाना चाहते कि आप सारी जातियों के हकूक के लिए लड़ें? क्या यादव जी लोग केवल यादवों के लिए लड़ेंगे? फिर कौन सा सोशल जस्टिस है? क्या आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण? बिल्कुल ठीक बात है, निजीकरण को, आरक्षण को इररिलेवेंट करने का। और बीजेपी के उस सांसद के बात याद करिए जो कहता था हम आरक्षण को खत्म नहीं करेंगे, हम उसको इररिलेवेंट कर देंगे। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए सिर्फ इकोनॉमिक पैरामीटर कहां तक उचित है? बिल्कुल गलत है रविंदर सिंह जी। ईडब्ल्यूएस पूरा रिजर्वेशन संघ और बीजेपी के मैनिफेस्टो को लागू करना हुआ है। यह संविधान के वैचारिकी और सैद्धांतिकी का हत्या करना है, इसलिए पूरा पैरामीटर ही गलत है। आरक्षण का विरोध हिंदू ही हिंदू का क्यों करते हैं? एक तो सुदामा जी, हिंदू क्या होता है, मुझे जरा इसको परिभाषा बताइए। आरक्षण विरोधी ने मुझसे पूछा, बहुत लंबा कमेंट है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, छोटे छोटे सवाल पूछिए। आरक्षण 60% हो गया है। हाँ, मतलब ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% लागू कर दिया गया है। रणविजय जी, राम आश्रय जी, रणविजय सिंह, यूपीएचईएससी में ऐसा नहीं किया है, उसने सभी ओबीसी को 27% में ही रोक दिया। बिल्कुल ठीक है, ओबीसी के ओवरलैपिंग यूपी में नहीं और देश के कई इंस्टीट्यूशन में नहीं हो रही। अनुराग सचान जी, निजीकरण का जवाब हमने दे दिया। जब प्राइवेटाइजेशन बहुत बहुत कठिन टूल है। और कोई सवाल? ढेर सारे कमेंट आप लोगों के आए, मैं कोशिश करता हूं कि कोई सवाल अगर दिलचस्प हो तो मैं उसे। आज के नए बच्चे आरक्षण को ढंग से समझ ही नहीं पा रहे, फिर लड़ाई कैसे करेंगे? ये सवाल आपका अच्छा है अनिल जी। मैंने अपनी पाठशाला चलाई है, मैं अपने YouTube चैनल को शेयर कर रहा हूं और मुझे लगता है कि बौद्धिक तबका जो ओबीसी एससी एसटी के बीच से बाहर निकल आए हैं उनको ये जिम्मेदारी निभानी होगी और पॉलिटिशियन को जिम्मेदारी निभानी होगी, क्योंकि राजनेता अगर वोट बैंक के और सत्ता के दबाव में आएंगे तो सांस्कृतिक परिवर्तन नहीं होगा। अजय मोर्नू जी, ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने कि क्या आरक्षण सिर्फ 10 वर्ष के लिए था? बिल्कुल गलत है। राजनीति में जो आरक्षण था, मैंने बताया ना 3 तरह के आरक्षण थे, शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और राजनीतिक पदों पर आरक्षण। यानी जो 15% पद एससी के और 7.5% पद एसटी के जो आरक्षित है ना, वो जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था उसके लिए कहा गया था कि हर 10 साल बाद रिन्यू होगा। और दिलचस्प यह है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए रिन्यू करने की कोई मांग नहीं उठती, वो हर साल बिना मांग कर हर 10 साल बाद बढ़ जाता है। ओबीसी तबका, एससी एसटी तबका, हर जगह प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन, जिसकी जितनी जनसंख्या है उतना रिजर्वेशन मांग रहा है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिल रहा।
दीपशिखा जी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ए और बी ग्रेड की नौकरियों में ओबीसी एससी एसटी के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है ग्रेड सी और नौकरियों तक सीमित रखना चाहते हैं। नहीं, आरक्षण अगर ढंग से लागू हो जाए दीपशिखा जी, तो हर जगह जितना उनका नियम है उतना लागू करना पड़ेगा, और आरक्षण को उस कानून के तहत लाना होगा कि अगर आप आरक्षण को तोड़ते हैं तो आपको सजा मिले। ये नहीं है, इसलिए वो लोग ऊपर नहीं है, और ऊपर कब्जा जाता है। और हेजेमनी जिसकी है वो नहीं चाहता कि जहां क्रीम है, जहां से पूरा देश चलता है, वहां अगर इस तबके के लोग आ जाएंगे तो समीकरण बदल जाएगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। शशिकांत जी, 2006 से 8 के बीच में ओबीसी आरक्षण लागू करने की बात आई तो जेएनयू में कम्युनिस्ट छात्र और सवर्ण मुस्लिम छात्र ओबीसी आरक्षण का, जेएनयू वाले ज्यादा सही बता पाएंगे। हाँ, एक नारा तब खूब अच्छा चला था कि नो मंडल नो कमंडल, लेकिन जेएनयू में कम्युनिस्ट छात्रों ने, ऐसा ने लंबी लड़ाई भी लड़ी है ओबीसी को लागू कराने के लिए, इसका भी दस्तावेज है। सत्वजी, जातियों को कैसे समाप्त करें? जाति खत्म करने का तरीका ये है, डॉक्टर अंबेडकर ने बताया है, रोटी बेटी का संबंध। जातियों को मजबूत करके हर जाति को जितना उसका सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी, यानी इकोनॉमिक जस्टिस, जेंडर जस्टिस, सोशल जस्टिस, तीनों में जातियों को मजबूत करके आप हिस्सेदारी सुनिश्चित करिए, जातियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। जाति के नाम पर किसी को वंचित किया जाएगा और किसी को जाति के नाम पर ही लाभ मिल जाएगा तो जातियां कभी नहीं खत्म होंगी, और हर तबका अपने नीचे की जाति के शोषण से खुश होगा और अपने ऊपर की जाति के शोषण को देख करके उसमें शामिल होना चाहेगा। इसलिए जाति के नाम पर खत्म करने के लिए जातियों को मजबूत करके जिसके जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी और उसकी जिम्मेदारी की बात कही जाए। बहुत सारे कमेंट आपके आए हैं, आपका जवाब मुंगेरी लाल कमीशन पर नहीं आया। मैं मुंगेरी लाल कमीशन पर मैंने जवाब दे दिया है, और मैं तो अब कह रहा हूं कि मंडल कमीशन उस मुंगेरी लाल कमीशन से आगे की चीज है, मतलब उसको और व्यवस्थित करता है। ओमकार ओशो जी, अगर आप समझने के इच्छुक है तो, अगर आप नहीं समझना चाहते तो बात दूसरी है। मंडल कमीशन में आप इसके चैप्टर 13 के 40 रिकमेंडेशन पढ़िए। मंडल कमीशन 52% रिजर्वेशन की बात करता है कि जितने ओबीसी हैं सबको पूरी हिस्सेदारी मिले। मंडल कमीशन प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करता है। मंडल कमीशन प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात करता है। मंडल कमीशन जमीन के वितरण की बात करता है। तो सारा कमीशन, जो आप मुंगेरी लाल कमीशन पे अटके हुए हैं, मैं तो कह रहा हूं कि मंडल कमीशन एक मुकम्मल दस्तावेज है पूरे ओबीसी समाज के लिए। अगर मंडल कमीशन के 40 रिकमेंडेशन लागू हो जाए तो पूरा देश बदल जाएगा। ये आपका जवाब है। बाकी आप हंसते रहें, खूब हंसें, स्वस्थ रहें। दिनेश कुमार जी, नंबर तो मेरे फेसबुक वॉल पर पड़ा हुआ है। सवर्णों के खिलाफ नफरत फैलाकर हम सामाजिक न्याय नहीं कर सकते। जय हिंद जी, बिल्कुल ठीक बात। जय हिंद जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। पूरे सामाजिक न्याय के गंभीर विमर्श में आप एक जगह मुझे बता दीजिए जहां कहीं भी सामाजिक न्याय सवर्णों के खिलाफ खड़ा है। ये गलत धारणा बनाई गई है। सामाजिक न्याय की पूरी लड़ाई किस बात की है? कोई कुछ जातियों के लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, उनको भाई हटाया जाए। जिन जातियों की सत्ता, संसाधन और हिस्सेदारी में नहीं जगह है उनको जगह दी जाए। ये हमारी लड़ाई है। अन्यथा डॉक्टर अंबेडकर को जब मौका मिला संविधान बनाने का तो एक क्लॉज ये भी लिखते कि जिस प्रकार से दलितों को अछूत बनाए रखा गया उसी प्रकार से आजाद भारत के 10 साल तक सवर्णों को अछूत बनाया जाएगा। नहीं, किसी भी सवर्ण के हक, हुकूक, हिस्सेदारी और नफरत की बात सामाजिक न्याय की वैचारिकी में नहीं है। सामाजिक न्याय की वैचारिकी समानता की वैचारिकी है, न्याय की वैचारिकी है। जिसका जो हक हुकूक है उसको उतना मिले। जेंडर के नाम पर उसके साथ भेदभाव ना हो, रिलीजन के साथ भेदभाव ना हो, कास्ट को लेकर भेदभाव ना हो, इकोनॉमिक बेस पर भेदभाव ना हो। यह है सोशल जस्टिस। ये गलत है कि कोई नफरत करता है सवर्णों से। क्यों नफरत करेगा भाई? नफरत तो इस पूरी जाति व्यवस्था को, सामाजिक संरचना को जिसने बनाई उसके मन में है। और कोई बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो तो बात की जाए, काफी वक्त हो गया है। समानता और समरसता में क्या अंतर होता है? कमलेश जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक लाइन में समझाता हूं। आरएसएस संघ परिवार समरसता की बात करता है, यानी सबकी अपनी अपनी जाति बनी रहे। एक थाली में एक तरफ पंडित जी, बाबू साहब, देखिए क्या जाति क्या बनाई गई। कभी आपने चमार जी सुना है? कभी आपने जाटो जी,
कभी आपने कुशवाहा साहब सुना है? नहीं। ये पंडित जी, ठाकुर जी, बाबू साहब, ये संबोधन भी देखिए कितने खतरनाक है। ये कल्चरल हेजेमनी है। अब मैं जो एग्जांपल दे रहा हूं वही सामाजिक समानता और समरसता है। एक थाली है जिसमें एक पंडित, एक ठाकुर, एक वैश्य, एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा, सब बैठ के खा रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो ताकतवर है वो खा रहा है, और लेकिन कह रहा है कि देखो हम एक थाली में बैठकर सबके साथ खा रहे हैं। ये है हमारी सामाजिक समरसता। और जैसे ही हक हुकूक की बात होगी, जैसे ही दलित बोलेगा कि जमीन में हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए, लैंड रिफॉर्म, पंडित जी कहेंगे नो रिफॉर्म। जैसे ही दलित बोलेगा, ओबीसी बोलेगा कि 52% रिजर्वेशन लागू करिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करिए, पंडित जी कहेंगे नो रिफॉर्म। जैसे ही दलित, पिछड़े, आदिवासी कहेंगे जातियों को तोड़िए या जातियों के नाम पर जितना हमारा हक है उतना दीजिए, तो समरसता वाले लोग कहेंगे नहीं। सामाजिक समरसता का सामान्य अर्थ यह है सारी जातियां बनी रहें, बस आपस में मिलते जुलते रहें। सामाजिक न्याय का अर्थ है, समानता अर्थ है जातियों के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, लिंग के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो, आर्थिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। तो सामाजिक, आर्थिक और लैंगिक न्याय यानी बराबरी, समानता का विषय है सामाजिक न्याय। समरसता बेहद खतरनाक और आपत्तिजनक बात है। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे हैं, मेरे लिए अब संभव नहीं हो पा रहा है कि मैं सारे कमेंट का जवाब दूं। कोई बहुत महत्वपूर्ण बात, सबसे ज्यादा मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार होता है छुआछूत और बीमारी को लेकर के। यूसुफ मंसूरी जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं, और इसलिए एक बड़ी एका बनानी होगी, वंचितों शोषितों की एका। एक क्या मजबूत जातियों को आरक्षण से निकाल दिया जाना न्याय, कितना न्यायप्रिय है, जैसे ओबीसी में यादवों को निकाल। मैं तो कह रहा हूं कि किसी जाति को निकालने से पहले आंकड़े आने चाहिए। बिना आंकड़े के यह देश चल रहा है। जिस तरह से कोरोना की महामारी में आंकड़े छिपा करके डिजिटल रैली करके प्रचार किया जा रहा है, उसी तरह से इस देश में आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। सीधा सा जवाब यह है, जनगणना होने वाली, हर जाति की जनसंख्या निकालिए, हर जाति की आबादी निकालिए कि क्लास 1, 2, 3, 4 हर कैटेगरी की नौकरियों में उस जाति के कितने लोग शामिल हुए। अगर वो अपनी जनसंख्या की आबादी से ज्यादा है तो उन्हें वहां रोकिए कुछ देर के लिए, बाकी लोगों को मौका दीजिए। लेकिन आप पूरे आरक्षण से कुछ जातियों को निकालना चाह रहे हैं तो ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये धोखेबाजी है और ये कुतर्क है। बिना आंकड़ों के कोई दिक्कत, कोई चीज नहीं हो सकती। इस तर्क से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अन्य पिछड़ी जातियों में तमाम जातियां ऐसी हैं जिनकी संख्या कम होने के नाते, संसाधन कम होने के नाते उनको अवसर नहीं मिले। इसलिए जाति जनगणना सबसे मूल सवाल है। मुझे लगता है कि 1 घंटे से काफी ज्यादा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों ने इस लाइव को सुना। करीब 300-400 लोग इसे सुन रहे थे और मैं कोशिश किया मैंने कि अपने कुछ जवाब आपके दे सकूं। ओबीसी तबके के लिए मैं फिर से कहूंगा, मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके आरक्षण की समझ को बनाएगी। आरक्षण दर्द निवारक है, बीमारी का इलाज नहीं है। आरक्षण सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय का अर्थ होता है लैंड रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म, जेंडर इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, इकोनॉमिकल इक्वलिटी। इस पूरे डाइवर्सिटी का नाम है सोशल जस्टिस। और आरक्षण की बजाय प्रतिनिधित्व का सवाल सबसे महत्वपूर्ण है, और प्रतिनिधित्व के सवाल के जरिए हम आइडिया ऑफ इंडिया के साथ ज्यादा न्याय कर पाएंगे। अगर आप सवर्ण तबके के हैं तो भी आप एक बार सोचिए ना कि क्या आपके पास वाकई इस बात के तर्क हैं कि कुछ जातियों के लोग कभी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर ही न बन पाए, न्यायाधीश ही न बन पाए, मीडिया में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। ये देश किसका है और किस तरह का लोकतंत्र है ये? तो भारत में सामाजिक न्याय की हत्या किया है ब्राह्मणवाद, सामंतवाद और पूंजीवाद के गठजोड़ ने। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के साथ सैयदवाद के साथ होनी चाहिए। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के साथ पूंजीवाद की होनी चाहिए। हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद के साथ पितृसत्ता की होनी चाहिए, और तब हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जो सबका होगा। आरक्षण खत्म करना, उस दिशा में बढ़िए। ऐसा हो जाए कि एक भी जाति को आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। मेरा अपना
चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।